नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया उसके बाद से बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और कल राहुल गांधी ने दिया पार्लियामेंट में बयान, आज अखिलेश यादव ने दिया, खासतौर पर अयोध्या को लेकर के। और कल जो हिंदुत्व वाला बयान था राहुल गांधी का, उस पर बवाल मचा हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए मोहित भी हैं। आइए मोहित, हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस बयान का इम्पैक्ट क्या गया, क्योंकि कल हमने देखा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने 2 बार, राजनाथ सिंह ने 3 बार, इसके अलावा भूपेंद्र यादव ने 1 बार, शिवराज सिंह चौहान ने 1 बार और किरण रिजिजू ने 3 बार टोकने की कोशिश की, उन्होंने उस पर बात की। आज फिर जब अखिलेश यादव ने बोला, आपको क्या लगता है कि क्यों अखिलेश यादव उसी लाइन पर थे और खासकर अयोध्या का जिक्र उन्होंने किया? देखिए, अखिलेश यादव इस वक्त जो है बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की अपनी यूपी की विधानसभा से, सीधा वो दिल्ली की लोकसभा तक मुद्दा उन्होंने उठाया। उसके बाद अखिलेश यादव इस वक्त लोकसभा में जो अगर विपक्ष की पार्टी के तौर पर देखे तो सबसे कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव अपने आप में बड़ा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और अखिलेश यादव का बड़ा कद है और 36 सांसद अखिलेश यादव के साथ है, उन्हें मिला के कुल 37 सांसद है। लेकिन इस पूरे क्रम में कहीं भी अखिलेश यादव कम नहीं पड़ना चाहते। अखिलेश यादव का टारगेट सेट है कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। इसके साथ ही साथ जब अगर देखें पीछे तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरीके से सदन में घेरते नजर आते थे और अब उनका इस बार भी सीधा टारगेट है कि सरकार को किसी भी तरीके से छोड़ा ना जाए। और जिस तंज भरे अंदाज में उन्होंने गोद लेने वाले गांवों को लेकर कहा कि अब उन्हें अनाज छोड़ दिया गया है और ऐसे तमाम बातें कहीं, चाहे अयोध्या का मुद्दा रहा हो, अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने होए वही जो राम रचि राखा, वही सोई राम रचि राखा, आज उन्होंने कहा पार्लियामेंट में ये बात। तो ये जो बातें हैं, अखिलेश यादव की एक शैली है, अखिलेश यादव की एक कला है जिसको तंज भरे अंदाज में जब वो बात करते हैं तो अखिलेश यादव हमेशा जो विपक्षी होता है वो विपक्षी पर, यानी कि जो उनके सामने होता है उस पर तंज भरे अंदाज में वो सब कह जाते हैं जो कि सामान्य लाइनों में कहना बहुत कठिन होता है। तो ये खास तौर पर अखिलेश यादव ने आज अब किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी से आज सुबह जब एनडीए की पूरी बैठक हुई उसमें तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे खास बात जो कही है कि क्षेत्र में जाइए और संसद में आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। 2 बड़ी बातें नहीं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री पहले से कहते रहे हैं और वो सांसदों को, इसमें ये बात सही है कि जो औसत है उम्र की सांसदों की वो 2019 में 57 वर्ष थी, लेकिन 2024 में वो 54 वर्ष है और बहुत सारे लोग रिपीट हुए हैं। 200 मेरे ख्याल से 81 नए सांसद आए हैं पार्लियामेंट में, तो वो कहते रहे पहले से। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री शाम को बोलेंगे 4 बजे लोकसभा में, तो वो किस तरीके का होगा? क्योंकि जो मैसेज था वो कल उन्होंने बीच बीच में देने की कोशिश की और उन्होंने एक चुटकी लेने अंदाज में कहा था कि लोकतंत्र और संविधान ने हमें सिखाया है कि हमें विपक्ष के लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो देखिए, जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं, शुरुआत में 2014 में जीते, 19 में जीते, दूसरी बार था। इस बार क्या है कि तीसरी बार कई सांसद चुन के आए हैं और अधिकांश सांसद और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में है। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब तीसरी बार आप पावर में आते हैं तो लोगों में एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। तो उस कंफर्ट लेवल को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि आप क्षेत्र में जाइए, आप सिर्फ मोदी लहर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। जो कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि मोदी लहर और प्रधानमंत्री मोदी का काम, मोदी का नाम और पार्टी का नाम है, सब कुछ है, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में जाना है, लोगों से बात करनी है, उनकी समस्याएं सुलझानी है, उनको निस्तारण करना है, अधिकारियों से जवाबदेही लेनी है, उनको दिशा निर्देश देना है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ समझाई और खास तौर पर जो नए सांसद इस बार चुन के आए हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी, चूंकि पिछली जो लोकसभा थी 17वीं लोकसभा में जिस तरीके से वो एक हमला, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन के तौर पर जो एक हमला हुआ, लेकिन आप मोहित एक चीज, मतलब आप मुझे समझाइए अगर मैं गलत हूं, कि 17वीं लोकसभा में परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। परिस्थिति इस तौर पे अलग थी कि सरकार की किसी की जरूरत नहीं थी, एनडीए था, मगर आप देखिए कि बीजेपी सरकार थी और जो फैसले लेने थे वो बीजेपी ले लेती थी। लेकिन अब सारी बैठकों में एनडीए है, सारे फैसलों में एनडीए को बताना पड़ेगा, सारे फैसलों में उनकी सलाह लेनी पड़ेगी और विपक्ष भी इस बार मजबूत है। और इसीलिए संभवतः हम लोग अखिलेश यादव के बयान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 5 सांसद हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, 52 सांसद थे शायद कांग्रेस के, तो और इसीलिए कोई लोकसभा में अपोजिशन का नेता नहीं था, क्योंकि उसके लिए 10% होना चाहिए। जी जी। तो अब स्थिति चूंकि बदली हुई है, इस बदली हुई स्थिति में प्रधानमंत्री जो जवाब देंगे वो कैसा होने वाला है?
देखिए, बदली हुई स्थिति में अब जवाब प्रधानमंत्री जो उनका तल्ख अंदाज होता है, जो जिस सीधे सटीक बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन इस बार ये बदलेगा कि विपक्ष की तरफ से जो आवाजें उतनी जोर शोर से नहीं आती थी, लेकिन विपक्ष इस बार पूरी मजबूती के साथ उन बातों को अपोज कर सकता है। जैसे आप देखिए कि जब भी जैसे मेरठ से जो श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शपथ लेने गए, तो सत्ता पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तो विपक्ष उतनी ही आवाज से जय अवधेश और जय समाजवाद इस तरीके के नारे लगा रहा था। तो विपक्ष की आवाज जो है इस बार कहीं भी किसी भी तरीके से कम नहीं होने वाली है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें सत्ता पक्ष को एज मिले। हाँ, हो सकता है कई बार कई मामलों में संसदीय कार्यवाही में कई सारे शब्द हटाए गए हैं, तो वो अभी विपक्ष उन चीजों की चुनौती है विपक्ष के सामने कि कैसे एक संयमित तरीके से सदन में अपनी बात रखी जाए, सरकार को घेरा जाए, और जो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर खासतौर पर चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, अन्ना पशुओं का मुद्दा हो खासतौर पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की आज अखिलेश यादव ने बात कही कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो राज्य सरकार के पैसे से बन रहे हैं। केंद्र ने आखिर उनको कितना सहयोग दिया, कितना बजट उन्हें मिला है। तो ये जो अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से, क्योंकि सुबह भी जब वो लखनऊ से आज दिल्ली के लिए निकले तभी उन्होंने कह दिया था इशारों में कि आप सुनिएगा जब मैं बोलूंगा, तो ये पूरी तैयारी के साथ जो एक एक लाइन, और खासतौर पर अखिलेश यादव जो एक एक लाइन पिरोगते हुए बोली है, एक एक शायराना अंदाज में कई सारे शेर पढ़े हैं, कविताएं पढ़ी हैं, और जो उनका अंदाज है उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो बहुत ही शालीन तरीके से दिखता है, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें गांव को गोद लेने वाली बात, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो उस तरीके की योजनाओं पर बहुत ज्यादा चुटकुली है, खासतौर से अन्ना पशुओं पे की आप। और एक चीज और, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री शब्द की जगह प्रधान सेवक का जो जिक्र किया है, तो ये जो अंदाज है अखिलेश यादव का, ये अब आने वाले टाइम में, चूंकि 37 सांसद हैं, अच्छी खासी संख्या है, अच्छी खासी ताकत है, अच्छे कॉन्फिडेंस में अखिलेश हैं, बहुत और कॉन्फिडेंस में इस कॉन्फिडेंस को तोड़ना सत्ता पक्ष के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से कितनी तैयारी होती है, किस तरीके से वो जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनके पीछे एनडीए के सांसद जो होंगे वो किस तरीके से उनको सपोर्टिव रोल में दिखाई देंगे, क्योंकि जब विपक्ष उनकी बात को अपोज करेगा तब सत्ता पक्ष कितनी तैयारी करता है। हालांकि जो राहुल गांधी वाला बयान है जो कल उन्होंने हिंदुत्व को लेकर दिया था, उसमें से बहुत सारे अंश हटाए जा रहे हैं संसदीय उससे, लेकिन संसदीय कार्यवाही से, लेकिन आरजेडी ने उसका समर्थन कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत सही आईना दिखाया बीजेपी को, और सनातन का काम तो सौहार्द है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को घेरने की पूरी तैयारी आज पार्लियामेंट में होगी, और 4 बजे बोलेंगे तो पूरे देश की नजर उस पर होगी। लेकिन एक बात और मुझे आप बताइए मोहित, की अवधेश प्रसाद जो कि जीत करके आए हैं अयोध्या से, वो राहुल गांधी ने भी बहुत उनको बढ़ाने की कोशिश की, अखिलेश यादव उनको अपने बगल में बैठा रहे हैं, वो अयोध्या का जिक्र करते हुए कहते हैं हुई हैं वही सोई जाम रचि राखा। इसके अलावा टीएमसी ने डिप्टी स्पीकर के लिए उनका नाम आगे बढ़ा दिया। कांग्रेस के रुख का इंतजार है, कांग्रेस उस पर कुछ बोल नहीं पा रही है, कांग्रेस फंस गई है। तो अचानक से जो अयोध्या का मुद्दा है, या अयोध्या से जो जीत का मुद्दा है, इसको आपको लगता है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इससे, या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? ऐसा क्यों हो रहा है कि अवधेश प्रसाद अचानक से सीन में आ गए और वो लगातार उनको बढ़ाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अवधेश प्रसाद के साथ इतने सारे समीकरण जुड़े हुए हैं जिसकी कोई मतलब लंबी लिस्ट है। अगर हम देखें, अवधेश प्रसाद अयोध्या से आते हैं। अयोध्या को लेकर कल राहुल गांधी ने बात कही थी कि एक सर्वे हुआ था बीजेपी में जिसमें चर्चा थी कि अयोध्या से किसी बड़े चेहरे को उतारा जाएगा, लेकिन सर्वे में जब सामने आया कि भाई अयोध्या फंसी हुई सीट है तो इसलिए वो चेहरा वहां पर नहीं लड़ा। तो ये जो समीकरण थे, और खासतौर पर अयोध्या की अगर हम बात करें, अयोध्या में जब अवधेश प्रसाद वहां पर हैं, एक तो वो दलित समाज से आते हैं, पासी बिरादरी, खासतौर पर इस वक्त 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस पे सबसे ज्यादा जो वोट शिफ्ट हुआ है उसमें अति पिछड़े और अति दलित, यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि नॉन जाटब SC/ST वर्ग, तो यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग है और वो सारे समीकरण अवधेश प्रसाद के साथ फिट बैठते हैं। तो अवधेश प्रसाद को प्रोजेक्ट करना एक उपाध्यक्ष के तौर पर, ये एक विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है। और इसमें चूंकि जिस तरीके से सिम्बलाइज तरीके से एनडीए भी अपने तरफ से तमाम लोगों को आगे बढ़ाता है, चाहे फिर वो राष्ट्रपति रहे हों, तमाम पदों पर, राज्यपाल और तमाम पदों पर, तो ऐसी इसी तरीके से कई मुद्दे हैं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष का भी मुद्दा है कि अगर वहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर अगर अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया जाए तो एक साथ कई सारे समीकरण सध जाएंगे। तो विपक्ष इस तैयारी में है कि एक साथ जो है, चूंकि अयोध्या अपने आप में बहुत
बड़ी महत्व रखता है। पूरा बिल्कुल, माहौल उत्तर प्रदेश में बनारस के साथ जितना बड़ा बनारस का महत्व है, उतना ही ज्यादा अयोध्या का महत्व है। और अयोध्या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हुआ तो वो अयोध्या थी। लेकिन अयोध्या के जिस तरीके से रिजल्ट आए उसके बाद तमाम सियासी जो सवाल थे वो तो खड़े होने लाजमी थे। और ऐसे में जब अवधेश प्रसाद वहां पर जीते हैं तो विपक्ष उसका पूरा फायदा लेने की। और दूसरी अहम बात यह है कि कल राहुल गांधी ने मुआवजे को लेकर के सवाल उठाए थे, अयोध्या को लेकर के। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा उस पर बयान दिया है और सरकार ने पूरी जानकारी दी है कि किस जगह पर कितना मुआवजा दिया गया, चाहे वो राम पथ की बात हो, चाहे वो भक्ति पथ की बात हो, चाहे वो कोसी परिक्रमा मार्ग की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो। सारे जगहों पर उन्होंने ये बता दिया है कि हमने मुआवजा दिया। लेकिन इन सब के बीच जो राहुल गांधी का बयान था या जो फिर अखिलेश यादव का आज का बयान था या जो दिन में बयान आएंगे, उन सब को लेकर के शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी के बयान का इंतजार है, क्योंकि पार्लियामेंट में वो अपनी इस पारी में पहली बार वो लोकसभा में बोलने जा रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री बोलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप लगातार न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और तमाम अहम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।